एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक्सरसाइज 3.4 लेकर के एक नई विधि के साथ। हमने जो रैखिक समीकरण युग्म है उसको हल करने की आपको 4 विधियां बताई थी। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। पहली 3 विधियां हम कर चुके हैं, तो आज हम वज्र गुणन विधि भी सीखेंगे और ये सवाल भी करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के। पिछली विधियां अगर आपने अभी तक नहीं सीखी तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली विधियां भी देखें और बेल आइकन को दबाएं और जो भी नई वीडियो हम डालेंगे वो आपके पास पहुंच जाएगी और आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो आइए एक्सरसाइज 3.4 को शुरू करते हैं और वज्र गुणन विधि को भी सीखते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। मतलब पहले जो हमारे पास इसके पार्ट्स है, हमें उसको चेक करना है कि किस प्रकार का उसका हल है समीकरण युग्म का। यदि अद्वितीय की स्थिति में यदि उसका हल अद्वितीय है तो उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करें। तो जो सवाल है वो 2 पार्ट में होंगे। पहले पार्ट में हम चेक करेंगे उनका हल कैसा है। अगर उनका हल अद्वितीय है तो हम उसे वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो देखिए पहले हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए आपको पता है जो इसका व्यापक रूप है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। मानक रूप जो है रैखिक समीकरण युग्म का इस तरह से होता है a1x b1y प्लस c1 बराबर में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। तो ये व्यापक रूप होता है रैखिक समीकरण युग्म का। तो कंपेयर करें, ये पहली है, ये दूसरी है, ये पहली है, ये दूसरी है। तो कंपेयर करें, यहाँ पर a1 कितना है 1, यानी x1 के साथ कौन सी टर्म है a1, तो यहाँ कितना है 1। इसी तरह b1 कितना है -3, c1 कितना है -3। दूसरी के साथ कंपेयर करें, a2 कितना है 3 और b2 कितना है -9, c2 कितना है -2। तो इनका अनुपात देखें, अनुपातों की तुलना करें। a1 बटे a2 1/3 b1 बटे b2 वो कितना आ गया -3/9, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 1/3। दोनों बराबर हैं तो तीसरा भी चेक करेंगे, c1 बटे c2 -3 बटे -2। इसका मतलब क्या है a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2 नहीं बराबर c1 बटे c2। तो इस स्थिति में कौन सा हल होता है? इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं है। तो लेकिन हमने इस हल को तभी सॉल्व करना था जब इसका हल क्या हो, अद्वितीय हो। तो इसलिए जो पहला जो हमारा पार्ट था उसका कोई हल नहीं है, तो हम सबको यहीं पर छोड़ देते हैं और बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। अगले सम की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारे पास है। पहले हम इसको चेक करेंगे कौन सा हल है, फिर अगर अद्वितीय हुआ तो उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले व्यापक रूप की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। तो ये 5 को इधर ले, 0 इधर है, इसको हम व्यापक रूप में लिखें 2x जोड़ y माइनस का 5 बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 1। इसी तरह दूसरी 3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। तो इसके साथ कंपेयर करते हुए a1 कितना है 2 है, b1 कितना है 1 है, c1 कितना है -5 है, a2 कितना है 3 है, b2 कितना है 2 है और c2 कितना है -8। तो अनुपातों की तुलना करें। अनुपातों की तुलना करने पर हमें पता चल जाएगा a1 बटे a2 कितना आ गया 2/3, कितना आ गया 2/3। तो b1 बटे b2 कितना आ गया 1/2। ये दोनों बराबर नहीं है, a1 बटे a2 नहीं बराबर में b1 बटे b2। इसका मतलब क्या है? समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो हम इसको आगे हल करेंगे। अब सीखते हैं वज्र
गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि किस तरह से होती है, तो ये देखिए हम इसको सीखते हैं। वज्र गुणनफल जो है, गुणन विधि है, वो x बटा बराबर में y बटा बराबर में 1 बटा, तो ऐसा कुछ हम लिखने वाले हैं। जैसे वज्र वज्र में क्रॉस गुना हो जाए, तो आपको एक मैं बात बताऊंगा, 23/12। ये 23/12 क्या है? कुछ अध्यापक इसको BCAB भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? BCAB, कुछ कोई मर्जी कर लो, लेकिन मैं आपको 23/12 का जो फॉर्मूला है वो दे रहा हूं इसको करने के लिए। यहाँ पर 2 3 1 2 का क्या मतलब है? ये हमारे पास दोनों समीकरण है। ये x का गुणांक है, इसको हम 1 बोलते हैं, मतलब पहली टर्म वाले गुणांक। ये दूसरी टर्म मानी जाती है y के गुणांक, ये तीसरी। मतलब अगर 2 है के गुणांक, अगर 3 है तो ये कांस्टेंट रकम, अगर 1 है तो x के गुणांक, फिर अगर 2 है तो y के गुणांक। ऐसे लिखेंगे क्रॉस बना करके इसका। पहले 2 है तो इसके गुणांक, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 क्या लिख रहे हैं? 1 2 क्या लिख रहे हैं? 1 2, फिर 3 -5 -8, माइनस का 5 माइनस का 8, फिर इसके बाद क्या है? 1 है तो 2 और 3, 2 3, इस तरह का सेटअप हम तैयार कर रहे हैं। फिर दोबारा से 2 है तो 1 और 2, 1 और 3, तो इस तरह से हमारा जो सेटअप है वो तैयार हो गया। पहले 2 के ये ABC लिख देते हैं, जैसे BCAB, ये B हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया। लेकिन हमारे 2 3 1 2 23/12 का जो फॉर्मूला है आप याद रखें। तो 2 3 1 2 मेरे ख्याल समझ आ गया। अब क्या करना है? बिल्कुल आसान है, x बटे वज्र मतलब क्रॉस, क्रॉस कर देना है, गुना कर देनी है इस तरह से। कितना हो गया? 1 गुना में -8 -8, फिर घटा का निशान, किसका? घटा का निशान, ये ध्यान रखना है, घटा का निशान। फिर यहां नीचे से ऊपर की ओर गुना करता हूं, -10 माइनस का 10, आगे बराबर y बटा में। जो प्रोसीजर जहां अडॉप्ट किया है वही उधर अडॉप्ट करना है। उसी प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, -5 गुना 3 माइनस का 15, फिर माइनस का निशान देना है। ये बात ध्यान रखनी है, क्या करना है? माइनस का निशान। फिर नीचे से ऊपर की तरफ -8 माइनस का 2, कितना हो गया? -16, फिर बराबर 1 बटे, जो तरीका इधर फॉलो किया है वही उधर फॉलो करना है। ऊपर से नीचे की तरफ 2 गुना 2 4, फिर माइनस, नीचे से ऊपर की तरफ 3। तो ये हमारा सेटअप जो तैयार हो रहा है बहुत बड़ी जल्दी से निकल आएगा। x माइनस का 8, ये प्लस का कितना हो गया? 10, y बटे माइनस का 15 प्लस का 16, 1 बटे 1। तो ये हमारे पास ऐसा है। तो इसको अलग अलग कर लेंगे, x बटे ये कितना हो गया? हल करेंगे तो 2, बराबर में जो पहली टर्म है इसको कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि बराबर का निशान है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 2 इधर चला जाएगा, x बराबर कितना आ गया? 2। इसी प्रकार y बटे में कितना आ गया? 1, तो 1 बटे 1 को इधर ले लें तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इस प्रकार हमने क्रॉस वज्र गुणन विधि से इसको हल कर लिया। अब मैं जल्दी से फिर आपको एक बार समाप्त कर देता हूँ क्रॉस वज्र गुणन विधि। पहले तो 23/12 का ध्यान रखना है। 2 का मतलब y के गुणांक, 3 का मतलब अचर राशि जो कांस्टेंट टर्म है, 1 का मतलब जो x के गुणांक है, इसी तरह दोबारा फिर 2 है तो 1 और 2। तो सेटअप इस तरह से तैयार करना है, x बटा y z। ये 23/12 यानी कि 2 3 1 2 लिखने के बाद मल्टीप्लाई करना ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस, फिर माइनस का निशान देकर नीचे से ऊपर की तरफ, इसी तरह ऊपर से नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, बीच में माइनस का निशान। फिर हमने जो x वाली टर्म है कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह y वाली को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ क्रॉस वज्र गुणनी आपको समझ आ गई होगी। तो आइए कर तीसरा और चौथा पार्ट देखते हैं वज्र गुणन विधि से। सबसे पहले चेक करेंगे
अनेक हल है या अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, तो उसका व्यापक रूप लिखें। ये 20 को इधर ले, -20 बराबर में 0। इसी प्रकार -10y -40 बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 1, ये 2। तो यहाँ a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -5 और c1 की वैल्यू -20। a2 की वैल्यू 6 और b2 की वैल्यू -10 और c2 की वैल्यू -40। तो अनुपातों की तुलना करें। अनुपातों की तुलना करें। a1 बटे a2 बराबर में 3 बटा में 6। काट के कितना आ गया? 1 बटा में 2। इसी तरह b1 बटा में b2 -5 बटा में -10। काट के कितना आ गया? 1 बटा, दोनों बराबर है तो तीसरा निकालेंगे। c1 बटा में c2 -20 -40। काटने के बाद माइनस से माइनस क्या? 1 बटे 2। इसका मतलब तीनों क्या है? बराबर है। बराबर है तो समीकरण युग्म के अनेक हल है। तो अनेक हल की स्थिति में हमने इसको आगे निकालना नहीं है, अद्वितीय हल की स्थिति में इसको आगे निकालना है। तो हम इस सम को यहीं छोड़ देंगे क्योंकि इस समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। तो बढ़ते हैं आगे, फोर्थ पार्ट पर चेक करते हैं। ये पहले ही व्यापक रूप है। तो यहाँ a का मान कितना है? 1, b1 का मान कितना है? -3 और c1 का मान कितना है? -7। और a2 इस समीकरण में कितना है? 3 और b2 कितना है? -3 और c2 कितना है? -15। तो ये समीकरण नंबर 1, ये 2। तो दोनों में अनुपातों की तुलना करें। अनुपातों की तुलना करते हैं। a1 बटे a2 मतलब 1 बटे 3। b1 बटे b2 मतलब -3 माइनस से माइनस गया, कितना आ गया? 1। इसका मतलब a1 बटे a2 नहीं बराबर b1 बटे b2। इस स्थिति में क्या हल होता है? इस स्थिति में अद्वितीय हल होता है। समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में हम इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि एक बार फिर अगर पिछले साल में आप नहीं सीख पाए तो यहां सीख लें। क्या करना है? x, y और फिर 1। x के नीचे वही आपको बताया था 23/12 के फार्मूले से 2 मतलब y के गुणांक -3 -3 -7 -15। तो ये सेटअप आप देखिए किस तरह से तैयार करना है। x के दोनों तरफ, फिर y के दोनों तरफ 3 और 1 है, 1 और 3। फिर 2 दोबारा से है मतलब -3 और -3 दोबारा से। ऐसा सेटअप तैयार करने के बाद वज्र गुणन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो x बटा ऊपर से लगना है, ये -3 है, ये -15 है, गुना करें 15 या 45 माइनस प्लस, तो कितना आ गया? 45। आगे माइनस का निशान देना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। -3 -7, 7 की 21 और दोनों माइनस किया तो प्लस हो गया। y ऊपर से नीचे की तरफ आना है, माइनस का 21, 7 की 21, तो y बटा में माइनस का 21। नीचे से ऊपर की तरफ माइनस का निशान देना है पहले, फिर -15 गुना 1 माइनस का 15। समझ लग रहा है मेरे ख्याल से। फिर 1 के नीचे बराबर का निशान, ऊपर से नीचे की तरफ -3 और फिर माइनस। इस बात का ध्यान रखना, माइनस करना है तो -9। तो देखिए धीरे धीरे सॉल्व करें। 45 में से 21 गए 24, y बटा में -21 प्लस के 15,
1 बटे माइनस का 3 प्लस के 9। समझ आ रहा है। x बटे में 24, y बटे में माइनस का 6 और 1 बटे में 6। अलग अलग कर लें, फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करें। x बटे 24 बराबर 1 बटा में 6, तो x बराबर ये क्रॉस हो जाएगा 24 बटा में 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। तो हमारा मेन मकसद क्या होता है, x और y की वैल्यू ही निकालना होता है। तो y बटे माइनस 6 बराबर 1 बटे 6, तो y बराबर माइनस 6 बटे 6, ये इधर चला गया क्रॉस में, तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 1। तो उम्मीद करता हूँ वज्र गुणन विधि बाकियों के मुकाबले आपको अच्छी भी लगी होगी और इंटरेस्टिंग रुचिपूर्ण भी लगी होगी और अच्छी तरह से समझ भी